अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज का जो हमारा टॉपिक है वो आपको इस पिक से ही अंदाज़ा हो रहा होगा। जैसे कि फ़र्स्ट डायग्राम में एक स्टूडेंट ने बुक पकड़ी हुई है फ़िज़िक्स, तो फ़िज़िक्स से रिलेट करके अगर आप लास्ट वाली डायग्राम में देखें फोर्थ में, सो यू हैव गोटन टू द चैप्टर ऑन ग्रेविटी येट। तो आज जो है वो हम डिस्कस करेंगे ग्रेविटी। ग्रेविटी का जब हम जिक्र करते हैं तो हमारे पास सबसे पहले न्यूटन्स लॉ आता है, यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। तो आज हमने डिटेल में जो है न्यूटन्स लॉ ऑफ यूनिवर्सल ग्रेविटेशन डिस्कस करना है। फर्स्ट ऑफ ऑल कंटेंट्स डिस्कस करते हैं जो हमने डिटेल में आज पढ़ने हैं। हम इस टॉपिक में ग्रेविटेशन और ग्रेविटी का बार बार जिक्र करेंगे। इन दोनों वर्ड्स को हम बार बार डिस्कस करेंगे, व्हाट इज़ ग्रेविटेशन एंड व्हाट इज़ ग्रेविटी। तो इन दोनों के दरमियान कंपैरिजन करेंगे, इनको क्लियर करेंगे, देन आपको पता चलेगा कि दोनों में क्या फ़र्क है। देन हम इंट्रोडक्शन देखेंगे लॉ ऑफ ग्रेविटी, लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। देन लॉ ऑफ ग्रेविटेशन की हम बात करते हैं तो बहुत से साइंटिस्ट ऐसे आए जिन्होंने लॉज डिस्कस किए, लेकिन जो प्रेफरेबल लॉ है वो यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन जो है वो न्यूटन ने दिया। लेकिन न्यूटन ने भी जो अपना कानून है ग्रेविटेशन से रिलेट करके, वो केपलर्स लॉज से पहले, केपलर एक साइंटिस्ट था, उसने जो है वो अपने लॉज दिए, तो उससे रिलेट करके यूनिवर्सल लॉ जो है वो न्यूटन ने दिया था। तो हम पहले केपलर्स लॉज को डिस्कस करेंगे, देन हम डिस्कस करेंगे यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। देन करैक्टरिस्टिक्स ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। ग्रेविटी की वजह से जो किसी भी चीज़ का एक्सेलरेशन होता है उसको हम थोड़ा सा ब्रीफ करेंगे। देन कैपिटल जी वर्सेस स्मॉल जी। कैपिटल जी क्या होता है? ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, और जो स्मॉल जी है वो हमारे पास होता है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। तो उन दोनों के दरमियान क्या फ़र्क है वो भी हम देखेंगे। एट लास्ट समरी, जो हम इस पूरे टॉपिक में पढ़ेंगे उसकी समरी डिस्कस करेंगे। सो फर्स्ट ऑफ ऑल ग्रेविटेशन, व्हाट इज़ ग्रेविटेशन? द अट्रैक्शन फोर्स एग्जिस्टिंग बिटवीन एनी टू पार्टिकल्स ऑफ द मैटर। मैटर, कोई भी दो पार्टिकल्स के दरमियान अट्रैक्शन की जो फोर्स होती है उसको हम कहते हैं ग्रेविटेशन। ग्रेविटेशन बेसिकली क्या है? कोई भी दो बॉडीज़ हैं, कोई पार्टिकल्स हैं, उनके दरमियान जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होती है उसको हम कहते हैं ग्रेविटेशन। ग्रेविटी और ग्रेविटेशन के दरमियान बहुत ही क्लियर कट जो है वो डिफरेंस है। ग्रेविटी की हम बात करते हैं तो ग्रेविटी क्या है? इट इज़ द फोर्स दैट कॉजेज थिंग्स टू ड्रॉप टू दी अर्थ। बेसिकली ये वो फोर्स है जिसकी वजह से चीज़ें जो हैं वो ज़मीन की तरफ ड्रॉप होती हैं, गिरती हैं। मीन्स कि ज़मीन उनको अपनी तरफ कशिश करती है, जिसकी वजह से वो चीज़ें नीचे की तरफ अट्रैक्ट होती हैं। इट इज़ आल्सो द फोर्स दैट कीप्स प्लैनेट्स इन देयर ऑर्बिट्स। ये वो फोर्स है जिसकी वजह से जो प्लैनेट्स हैं वो अपने ऑर्बिट्स में मूव कर रहे होते हैं, रिवॉल्व कर रहे होते हैं अराउंड द सन। एवरी फिजिकल ऑब्जेक्ट हैज़ अ ग्रेविटेशनल पुल। हर चीज़ जो फिज़िकल ऑब्जेक्ट है उसके पास ग्रेविटेशनल पुल होती है, वो किसी न किसी चीज़ की तरफ अट्रैक्ट हो रहा होता है, इंक्लूडिंग अस। हम भी उसमें शामिल हैं, ज़मीन हमें भी अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रही होती है। एज अ होल अगर हम दोनों के दरमियान कंपैरिजन करें तो ग्रेविटेशन क्या है, जैसे कि आपको डायग्राम में ही क्लियर नज़र आ रहा है। ग्रेविटेशन बेसिकली क्या है? दो पार्टिकल्स या दो बॉडीज़ के दरमियान फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है। लेकिन ग्रेविटी क्या है? ग्रेविटी बेसिकली एक फोर्स है जो किसी भी बॉडी को पुल करती है। तो ग्रेविटी इज़ द अर्थ्स ग्रेविटेशनल पुल ऑन अ बॉडी लाइंग ऑन नियर द सरफेस ऑफ द अर्थ। देन इंट्रोडक्शन की अगर हम बात करते हैं यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, तो इट वाज सर आइजैक न्यूटन who not only provided this explanation in his famous inverse square law of gravitation but also managed to synthesize the explanation of motion on earth and motion in the heavens। सबसे पहले जो सर आइजैक न्यूटन थे उन्होंने जो है वो अपने इन्वर्स स्क्वायर लॉ ऑफ ग्रेविटेशन में एक्सप्लेन किया लॉ ऑफ ग्रेविटेशन डिटेल में।
ना सिर्फ एक्सप्लेन किया बल्कि जो उन्होंने कहा था एक्सप्लेनेशन में उसको प्रूव भी किया, उसके सिंथेसाइज किए, उसको प्रूव किया और ये भी बताया कि किस तरह से ज़मीन मूव कर रही होती है, उसकी मोशन किस तरह से होती है एंड मोशन इन दी हेवेंस, आसमान पर जो प्लैनेट्स हैं वो किस तरह से रिवॉल्व करते हैं अपने ऑर्बिट्स में, वो भी इन्होंने जो है वो एक्सप्लेन किया। देन जब हम लॉ ऑफ ग्रेविटेशन की बात करते हैं तो केपलर्स लॉज जो हैं वो सबसे पहले आते हैं, क्योंकि अगर हम केपलर्स लॉज को डिस्कस करेंगे देन हमें जो है वो आगे यूनिवर्सल लॉ समझ आएगा। केपलर लॉज बेसिकली हमारे पास 3 हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल अगर हम फर्स्ट लॉ देखें तो वो क्या है, लॉ ऑफ ऑर्बिट्स, किस तरह से प्लैनेट्स ऑर्बिट्स में मूव करते हैं। ईच प्लैनेट मूव्स इन एन इलिप्टिकल ऑर्बिट। इलिप्टिकल बेसिकली हम किसको कहते हैं, एक स्फीयर शेप जो होती है, जिस तरह एक अंडे की शेप होती है इलिप्टिकल, उसको हम कहते हैं इलिप्टिकल और स्फीयर शेप। Each planet moves in an elliptical orbit with the sun at one focus, means कि जो planet है वो एक elliptical orbit में मूव करते हैं और जिस चीज़ के गिर्द वो मूव करते हैं वो सिर्फ एक ही मेन पॉइंट होता है और उसी के गिर्द वो फोकस कर रहे होते हैं। जैसे कि आप लोग डायग्राम में भी देख रहे हैं, सन उसके गिर्द ही तमाम जो हैं वो मूव कर रहे हैं। सेकेंड लॉ बेसिकली क्या है, लॉ ऑफ एरियाज। The speed of planet varies in such a way that the radius vector drawn from the sun to a planet sweeps out equal areas in equal time, means कि अगर हम यहाँ पर देख रहे हैं तो हर एक का एरिया जो है वो डिफरेंट है, हर एक प्लैनेट का एरिया डिफरेंट है, वो अपने स्पेसिफिक एरिया में जो है वो मूव करता है, अपने स्पेसिफिक ऑर्बिट में मूव करता है और उनका टाइम भी एक स्पेसिफिक होता है जिस टाइम के दौरान उन्होंने मूव करना होता है। Thus the law states that the aerial velocity of the planet is constant। जो उनकी स्पीड होती है, जिस स्पीड से वो मूव कर रहे होते हैं अराउंड द सन, वो हमारे पास क्या होता है, फिक्स होता है। कोई भी चीज़ जो किसी की मूव कर रही होती है, प्लैनेट हैं वो मूव कर रहे होते हैं, तो उनकी स्पीड जो है वह एक कांस्टेंट होगी। ये नहीं होगा कि अगर उन्होंने एक अपना कंप्लीट राउंड किया है तो जो स्पीड पहले है बाद में वो स्पीड कम हो जाएगी या ज़्यादा हो जाएगी, नो, उनकी स्पीड सेम रहेगी। एरियाज़ अगर हम देखते हैं A1 इस डायग्राम में A1, A2 और A3, तो हम अगर मैथमेटिकल इनको देखते हैं तो A1, A2 एंड A3 आर स्वेप्ट बाय रेडियस वेक्टर इन इक्वल टाइम्स। डिफरेंट टाइम्स में जो है वो हम इनको देखते हैं तो तमाम केपलर सेकंड रूल के अकॉर्डिंग तमाम एरियाज़ जो हैं वो एक दूसरे के बराबर हैं। आल्सो द प्लैनेट्स कवर्स अनइक्वल डिस्टेंसेज। प्लैनेट्स ने, हर एक प्लैनेट ने जो भी फासला तय किया है, अगर हम फर्स्ट प्लैनेट की बात करें उसका एरिया है A1, उसने जो फासला तय किया है वो होगा S1। जो प्लैनेट सेकंड है उसने फासला तय किया S2 और जो प्लैनेट 3 था उसने फासला तय किया S3। इन इक्वल टाइम्स, सब ने इक्वल टाइम्स में जो है वो फासला तय किया ड्यू टू द वेरिएबल स्पीड ऑफ प्लैनेट। क्योंकि ऐसा हो सकता है कि कोई छोटा प्लैनेट है तो उसकी स्पीड ज़्यादा होगी और वो अपना फासला जो है वो जल्दी तय करेगा, स्पीड तेज़ होगी तो टाइम जो है वो जल्दी हो जाएगा। और अगर एक बड़ा प्लैनेट है और उसका फासला कम है तो उसको टाइम ज़्यादा लगेगा, लेकिन क्योंकि उसका फासला कम है तो टाइम इक्वली होगा एज़ कम्पेयर टू दी स्मॉल प्लैनेट। तो टाइम जो है वो उनका सेम होगा, इवन उनका जो डिस्टेंस है वो अनइक्वल है। मैक्सिमम डिस्टेंस इज कवर्ड इन अ गिवन टाइम व्हेन प्लैनेट इज़ क्लोजेस्ट टू दी सन। जब कोई भी प्लैनेट सूरज के करीब होता है तो उसको अपना जो राउंड है कंप्लीट करने में कम से कम टाइम लगता है। When the planet is closest from the sun, its velocity and kinetic energy of the planet maximum। जब वो सूरज के करीब है तो डेफिनेटली उसकी स्पीड भी ज़्यादा होगी और स्पीड की वजह से, जब स्पीड ज़्यादा होगी तो आप लोगों को पता है कि काइनेटिक एनर्जी भी ज़्यादा हो जाती है, बिकॉज काइनेटिक एनर्जी इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द वेलोसिटी, एज काइनेटिक एनर्जी इक्वल्स टू 1/2 mv²। तो v² वेलोसिटी का स्क्वायर जो है वो काइनेटिक एनर्जी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। तो स्पीड ज़्यादा होगी, वेलोसिटी ज़्यादा होगी तो काइनेटिक एनर्जी डेफिनेटली ज़्यादा होगी। तो जो प्लैनेट सूरज के करीब है उसकी स्पीड भी ज़्यादा होगी और उसकी काइनेटिक एनर्जी भी ज़्यादा होगी। When the planet is farthest from the sun, जो प्लैनेट सूरज से दूर होगा
उसकी वेलोसिटी भी कम होगी और उसकी काइनेटिक एनर्जी भी कम होगी, क्योंकि वेलोसिटी कम है तो डेफिनेटली काइनेटिक एनर्जी भी कम होगी। लेकिन जब हम टोटल एनर्जी की बात करते हैं प्लैनेट की, तो टोटल एनर्जी क्या है, वो कांस्टेंट रहेगी। हम यहाँ पर सिर्फ काइनेटिक एनर्जी ऊपर डिस्कस कर रहे हैं, लेकिन पोटेंशियल एनर्जी भी तो होती है, और भी डिफरेंट एनर्जीज होती हैं प्लैनेट के अंदर। तो डिफरेंट एनर्जीज़ का जब हम सम करते हैं तो जो टोटल एनर्जी होती है वो सेम रहती है, वो डिफरेंट नहीं करती, डिफर नहीं करती है, या ज़्यादा हो जाए या कम होते ऐसा नहीं होता। टोटल एनर्जी एक ही रहेगी, सेम होगी। केपलर्स थर्ड लॉ। केपलर्स थर्ड लॉ क्या है, बेसिकली लॉज ऑफ पीरियड्स, टाइम, जिस टाइम के दौरान उन्होंने अपना जो है वो राउंड कंप्लीट किया है। द स्क्वायर ऑफ द पीरियड ऑफ द रेवोल्यूशन ऑफ अ प्लैनेट, वो टाइम जिसके दौरान उन्होंने अपना एक कंप्लीट राउंड किया है, उसका स्क्वायर, टी स्क्वायर, टाइम पीरियड का स्क्वायर ऑफ अ प्लैनेट अराउंड द सन, सूरज के गिर्द जिस टाइम के दौरान उन्होंने अपने एक रेवोल्यूशन जो है वो चक्कर कंप्लीट किया है, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है टू दी क्यूब ऑफ अ सेमी मेजर एक्सिस ऑफ इट्स एलिप्टिकल ऑर्बिट, जिस ऑर्बिट के गिर्द वो मूव कर रही हैं। जैसे आपको ये इक्वेशन नज़र आ रही होगी, टी स्क्वायर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है आर क्यूब के। टी क्या है, बेसिकली टाइम पीरियड है, और आर क्या है, लेंथ ऑफ द सेमी मेजर एक्सिस। मेजर हम कहते हैं बड़ा, और सेमी मेजर जो मेजर से थोड़ा सा छोटा होता है। तो सेमी मेजर एक्सिस के गिर्द जो उसकी लेंथ है उसके क्यूब के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है टी स्क्वायर। अगर प्रोपोर्शनल का साइन रिमूव करें तो क्या होता है, टी स्क्वायर इक्वल्स टू के आर क्यूब। ये तो हमने फार्मूला कहा कि हमारे पास टी स्क्वायर डायरेक्ट प्रोपोर्शनल है आर क्यूब के, अगर हमारे पास एक प्लैनेट हो। अगर हम डिस्कस कर रहे हैं दो प्लैनेट्स को, दो प्लैनेट्स जो हैं वो अर्थ के अराउंड मूव कर रहे हैं, तो क्या हम कह सकते हैं, लेट T1 एंड T2 बी द पीरियड्स ऑफ एनी टू प्लैनेट्स। दो प्लैनेट्स के गिर्द जो है वो हम कह रहे हैं सन के गिर्द वो मूव कर रहे हैं, तो हम कह सकते हैं T1 जो है हमारे पास फर्स्ट प्लैनेट का है टाइम पीरियड, और T2 जो है वो सेकंड प्लैनेट का टाइम पीरियड है। R1 फर्स्ट प्लैनेट का लेंथ है, डिस्टेंस है, और R2 जो है वो सेकंड का है। तो हम दोनों को जो है वो डिवाइड कर लेते हैं। दो इक्वेशंस हमारे पास आती हैं, T1 स्क्वायर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है R1 का क्यूब, इसी तरह से T2 स्क्वायर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है R2 क्यूब। तो अगर हम दोनों को जो है वो डायरेक्ट प्रोपोर्शनल रिमूव करें, के लगाएं और उनको डिवाइड कर दें, तो आपके पास एक इक्वेशन आती है जिनको यहाँ पर रेड मार्क किया हुआ है। T1 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय T2 स्क्वायर इक्वल्स टू R1 क्यूब डिवाइडेड बाय R2 क्यूब। तो ये हमारे पास दो प्लैनेट्स में आ जाते हैं अगर हम दो प्लैनेट्स को डिस्कस करते हैं। ये हमने डिस्कस किए थे केपलर्स लॉ, जिनको देखते हुए न्यूटन ने जो है वो अपना लॉ एक्सप्लेन किया था। तो यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन अगर हम देखें तो वो क्या है, जो आज तक माना जा रहा है वो क्या है, एवरी पार्टिकल ऑफ मैटर इन द यूनिवर्स अट्रैक्ट्स एवरी अदर पार्टिकल विद अ फोर्स। दुनिया में कोई भी चीज़ है, कोई भी पार्टिकल है, वो किसी दूसरे पार्टिकल को अट्रैक्ट करता है एक फोर्स से, और वो फोर्स क्या है, वो फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है टू द प्रोडक्ट ऑफ देयर मैसेज। मीन्स के जो दोनों चीज़ों का मैस है, दोनों पार्टिकल्स का मैस है, उन दोनों के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है फोर्स, और इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन देम, और उन दोनों के दरमियान जो फासला होता है उसके स्क्वायर के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। मैथमेटिकली अगर हम देखें तो हमारे पास जो f है, ये हमारे पास फार्मूला है इसका, f डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है m1 m2 ओवर d स्क्वायर। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का साइन रिमूव करते हैं तो हमारे पास g आ जाता है। g बेसिकली क्या है, एक कांस्टेंट है जिसको हम कहते हैं ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। तो यहाँ पर नेम्स मेंशन किए हुए हैं। f बेसिकली क्या है आपके पास, फोर्स, g क्या है, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, m1 m2 प्रोडक्ट ऑफ मैसेज, एंड d स्क्वायर आपके पास क्या है, फासला, डिस्टेंस बिटवीन द पार्टिकल्स। डायग्राम के थ्रू हम अगर एक्सप्लेन करें तो m1 आपके पास एक मैस है, m2 आपके पास दूसरा मैस है। दोनों मैसेस के दरमियान जो फोर्स है
F1 फोर्स लगा रहा है इन दी ऑपोजिट डायरेक्शन, F2 जो है वो फोर्स लग रही है जो M2 लगा रहा है, और दोनों के दरमियान जो फासला है वो क्या है हमारे पास R या डिस्टेंस हम D कह सकते हैं। तो हमारे पास फोर्स जो है वो किसके बराबर हो जाएगी, G M1 M2 ओवर R स्क्वायर। देन करेक्टरिस्टिक्स ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स, जो हम फोर्स बता रहे हैं ये फोर्स इसके बराबर है, तो वो फोर्स के करेक्टर्स क्या हैं। द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन एनी टू पार्टिकल्स इन द यूनिवर्स इज़ नोन एज फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन। कोई भी दो पार्टिकल्स के दरमियान जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होती है उसको हम कहते हैं फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन। द फोर्स ऑफ ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन बिटवीन टू बॉडीज़ एक्ट्स अलोंग द लाइन ज्वाइनिंग देयर सेंटर, मीन्स के फोर्स की जो डायरेक्शन होती है वो कहाँ होती है, वो कौन सी साइड पर मूव कर रही होती है, वो लाइन जिससे ये दोनों एक दूसरे की तरफ ज्वाइन किए हुए होते हैं। जैसे ये इस डायग्राम में हम देखें तो ये दोनों जो हैं वो लाइन से ज्वाइन किए हुए हैं, तो वो लाइन में इसका डायरेक्शन होगी। दिस फोर्स इज़ म्यूचुअल, मीन्स कि ये दोनों मासेस के लिए एक ही सेम होगी, सेम फोर्स होगी। तो अगर हम इंडिविजुअली बताएं तो मैस इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू दी M1 एंड M2, फोर्स इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू M1 एंड M2, फोर्स इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/r स्क्वायर। दोनों इक्वेशंस को कंबाइन करेंगे तो फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल M1 M2 ओवर R स्क्वायर, यहाँ पर R स्क्वायर आएगा, थोड़ी सी मिस्टेक होगी। देन F इक्वल्स टू G M1 M2 ओवर R स्क्वायर, अगर हम प्रोपोर्शनल का साइन रिमूव करते हैं। G हमारे पास बेसिकली हमने पहले भी डिस्कस किया क्या है, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है। इसकी वैल्यू जो है वो फिक्स होती है। फिक्स वैल्यू क्या होती है, 6.67 मल्टीप्लाई बाई 10⁻⁻11, और इसका जो यूनिट होता है वो होता है न्यूटन मीटर स्क्वायर पर किलोग्राम स्क्वायर। द यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट G इज़ न्यूमेरिकली इक्वल टू दी जो इसकी वैल्यू होती है वो हमने ऊपर लिख दी। G की वैल्यू क्या होती है, 6.67 मल्टीप्लाई 10⁻⁻11। द यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट G इज़ न्यूमेरिकली इक्वल टू दी, किसके बराबर होती है, जो हमने पीछे बात डिस्कस की उसको थोड़ा सा एक्सप्लेन करेंगे। जो G की वैल्यू है वो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के इक्वल होती है। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन टू बॉडीज़, दो बॉडीज़ के दरमियान, दो पार्टिकल्स के दरमियान फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की। ईच ऑफ यूनिट मैसेज, जो हमने फार्मूला में देखा, दो मैसेज हर एक मैस के बराबर होती है। सेपरेटेड बाय द यूनिट डिस्टेंस, जो उनके दरमियान फासला होता है उसके भी इक्वल होती है। तो तीन चीज़ें हैं जो डिपेंड करती हैं G की वैल्यू पर, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, ईच यूनिट मैस एंड द डिस्टेंस दैट सेपरेट द मैसेज। लॉ ऑफ ग्रेविटी बेसिकली वही चीज़ है कि अगर हम कह रहे हैं कि सन, अर्थ जो है वो सन के गिर्द मूव कर रहा है, तो सन जो है वो उसके ऊपर एक फोर्स लगा रहा है, तो उसी के ऑपोजिट अर्थ भी उसके ऊपर एक फ़ोर्स लगा रहा है, रिएक्शन फोर्स F2। तो दोनों के दरमियान जो फोर्स है F1 एंड F2 वो बराबर होती है G। कैपिटल M किसको शो कर रहा है, द मैस ऑफ द सन, और स्मॉल m किसको शो कर रहा है, द मैस ऑफ द अर्थ। मीन्स के दो बॉडीज़ हैं, बॉडीज़ चाहे छोटी भी हो सकती हैं, बड़े भी हो सकते हैं। तो सन बड़ा है और अर्थ का साइज़ छोटा है, तो इसलिए हम कैपिटल M और स्मॉल m उन दोनों को डिफ़र करने के लिए हम यूज़ कर रहे हैं। डिवाइडेड बाय R स्क्वायर, जो उनके दरमियान फासला है उसका स्क्वायर। देन एक्सेलरेशन ड्यू टू द ग्रेविटी, एक्सेलरेशन की वजह से दोनों के दरमियान जो फासला होता है, एक्सेलरेशन की वजह से जो ग्रेविटी होती है, ग्रेविटी की वजह से एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। लेट अस कंसिडर अ बॉडी ऑफ मास m lying on the surface of the earth of mass m and radius r। आपके पास सपोज एक बॉडी है जिसका मास m है और वह ज़मीन की सतह पर पड़ी हुई है जिसका मास है m और उसका रेडियस है r। हम ये अर्थ का मास कह रहे हैं कि कैपिटल M है और रेडियस उसका कैपिटल R है। लेट बी g द वैल्यू ऑफ द एक्सेलरेशन, हमारे पास g की वैल्यू जो है वो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी वो होता है स्मॉल g। हम कहते हैं फोर्स जो है वो वज़न के बराबर होता है, वेट के बराबर होता है, और वेट का हमें फॉर्मूला पता है mg।
तो डेफिनेटली जो फोर्स है वो किसके बराबर हो जाएगी, mg के। हमने वैल्यू निकालनी है g की, तो g किसके बराबर हो जाएगा, F/m। हमने जो है वो वैल्यू निकाली हुई है फोर्स की, तो फोर्स की जगह अगर उसकी वैल्यू पुट कर दें Gmm/r², जो फोर्स की वैल्यू लगाई हमने, और जो मीटर पहले ही डिवीजन में था वो हमने वैसे ही पुट कर दिया। तो हम स्मॉल m को स्मॉल m से कट कर देते हैं। जो हमारे पास वैल्यू बचेगी स्मॉल g की वो क्या होगी, Gm/r² इक्वल्स टू स्मॉल g। ये हमारे पास ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन की वैल्यू है। अगर हम ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन की वैल्यू की बात करें तो ये वैल्यू फ़िक्स नहीं होती है। जैसे जैसे हाइट इंक्रीज़ होती जाती है इसकी वैल्यू कम होती जाती है। मींस के ज़मीन पर इसकी वैल्यू ज़्यादा होती है, जैसे जैसे ज़मीन से दूर जाते जाएंगे, डिस्टेंस ज़्यादा होता जाएगा, तो इसकी वैल्यू जो है वो कम होती जाती है। आप ग्राफ में भी देख रहे हैं कि ज़मीन के करीब जो है वो इसकी वैल्यू ज़्यादा है फोर्स की। ब्लू वाली लाइन अगर आप ग्राफ में देखें तो यहाँ पर उसकी वैल्यू स्टार्टिंग में ज़्यादा है, और जैसे जैसे डिस्टेंस ज़्यादा होता जा रहा है, r है पहले फासला, फिर 2r है, फिर 4r हो गया, तो जैसे जैसे फासला ज़्यादा होता जा रहा है फोर्स की वैल्यू देखिए कम होती जा रही है। येलो अगर आप मार्क देखें तो ग्राफ के ज़रिए मैं आपको बता रही हूँ वैल्यू कम होती जा रही है जैसे जैसे फासला ज़्यादा होता जा रहा है। तो जो g की वैल्यू होती है वो फिक्स नहीं होती है। इसी तरह से अगर हम डिफरेंट एरियाज़ में जी की वैल्यू देखें तो डिफरेंट एरियाज़ में जी की वैल्यू डिफरेंट होती है। न्यूयॉर्क में अगर जी की वैल्यू देखें तो वो 9.803 होती है। सैन फ्रांसिस्को में देखिए तो 9.800 होती है। इसी तरह से हर एक एरिया पर जी की वैल्यू डिफरेंट होगी। अल्टीट्यूड के लिहाज से भी जी की वैल्यू डिफ़र करती जाती है। कैपिटल जी वर्सेस स्मॉल जी। कैपिटल जी क्या है, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, और स्मॉल जी क्या है, ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन, मींस एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। तो ग्रेविटेशनल कांस्टेंट क्या है, द यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, और ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन क्या है, द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। जो ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है उसकी वैल्यू फिक्स रहती है 6.63 मल्टीप्लाई 10⁻11, और इसका यूनिट होता है न्यूटन मीटर स्क्वायर पर किलोग्राम स्क्वायर। बट जो हमारे पास स्मॉल जी होता है उसकी वैल्यू होती है ज़मीन पर, उसकी वैल्यू होती है 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, इसका यूनिट होता है। जो कैपिटल जी है उसकी वैल्यू जो है वो तमाम जगह सेम रहती है, ऑलवेज सेम ऑन एवरी लोकेशन, हर जगह ये सेम होगी। लेकिन जो हमारे पास स्मॉल जी है उसकी वैल्यू जो है वो डिफ़र करती जाती है। जी वेरीज विद लोकेशन, हम जैसे ही जगह चेंज करेंगे जो स्मॉल जी की वैल्यू है वो भी चेंज हो जाएगी। समरी, हमने जो भी पढ़ा उसकी अगर हम समरी देखते हैं, द ग्रेविटेशनल फोर्स इज़ अ फील्ड फोर्स दैट ऑलवेज एग्जिस्ट बिटवीन टू मैसेज। दो मैसेज के दरमियान जो फोर्स होती है, फील्ड फोर्स होती है, वो ग्रेविटेशनल फोर्स होती है। रिगार्डलेस द मीडियम बिटवीन देम, उनके दरमियान क्या मीडियम है उस पर डिपेंड नहीं करता। द सेम लॉ ऑफ ग्रेविटी अप्लाइज एवरीवेयर इन द यूनिवर्स। द मैग्नीट्यूड ऑफ द ग्रेविटेशनल फोर्स, जो फोर्स की मैग्नीट्यूड है वो हमने डिस्कस किया कि मैसेज के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है और रेडियस के स्क्वायर के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। एफ जी बिटवीन टू मैसेज इन एन इज़ एन एक्शन रिएक्शन पेयर, मीन्स कि जैसे हमने डायग्राम में देखा कि अगर एक एक्शन फोर्स है तो उसी तरह रिएक्शन फोर्स के तौर पर भी एक्ट करती है। तो ये बेसिकली क्या है, एक्शन रिएक्शन पेयर है। थैंक यू। होप सो कि आपको जो है वो लॉ ऑफ ग्रेविटेशन जो है वो समझ आ गया होगा।